नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। यहां से लेकर वहां तक हमारे सभी एम्बेसडर्स, अगर G20 की बात की जाए, सभी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। ये वो मंच है जहां पर G20 में क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, हम उसको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। और ये सभी देशों के जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर, ये अपनी फील्ड्स में महारत हैं, लेकिन एक सिंबोलिज्म के तौर पर इनसे हम पूछ रहे हैं कि आखिर अब होगा क्या। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या भारत इस G20 में एक बहुत बड़ा मैसेज दे पाएगा? समीर, पहली ब्रेकिंग। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और यही वजह है कि ये आयोजन भी बहुत बड़ा है। टीवी के इतिहास में पहली बार 20 देशों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में दिल्ली दरबार सजा है और पहली बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि G20 में भारत के नेतृत्व की मुरीद नजर आ रही है दुनिया। और इसी खबर से हम कर रहे हैं इस सेगमेंट की शुरुआत। G20 में भारत के नेतृत्व की मुरीद दुनिया। व्हाइट हाउस ने की पीएम मोदी की तारीफ, ब्रिटिश पीएम ने भी भारत की दिल खोलकर तारीफ की है। ऋषि सुनक ने कहा सही समय पर सही देश के हाथों में है कमान। तो भारत की नेतृत्व क्षमता का मादा आज पूरी दुनिया देख रही है, उसका दम पूरी दुनिया मान रही है। ये वो मुल्क कह रहा है जिसकी अपनी हालत खराब है। ये वो मुल्क कह रहा है जिसके जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत के ओरिजिन हैं। ये वो मुल्क कह रहा है जिसकी तरफ एक जमाने में दुनिया देखा करती थी। लेकिन अब 18वें G20 शिखर सम्मेलन में एक बड़ा मुद्दा आतंकवाद भी रहेगा। G20 के मन से भारत और बाकी देश न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश देंगे, बल्कि वैश्विक आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए नई नीतियों पर भी बात होगी। आतंक के खिलाफ दुनिया एकजुट है। चीन पाकिस्तान गठजोड़ पर लगाम, नई तकनीक से टेरर फंडिंग पर चोट, ये बहुत बड़ी है। जिसका सबसे पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये मुद्दा भारत ने ही उठाया था। जिस तरीके से टेरर फंडिंग की अगर बात की जाए, वैश्विक सुरक्षा, चुनौतियों पर मंथन, इंटरनेट से कट्टरवाद पर अंकुश, ये वो इश्यूज हैं जो अभी के बर्निंग इश्यूज हैं और बहुत तेजी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले बहुत तेजी से शुरू करूंगा अशोक सर, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। कोर इश्यूज में क्या भारत के जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनका भी जिक्र होगा? मैं उसमें टेरर की बात कर रहा हूं, इंटरनेट की बात कर रहा हूं, इंटरनेट में जिस तरीके से हेट क्राइम बढ़ रहा है, क्या ये भी आएंगे? देखिए, ये सब मैं नहीं कहूंगा जो ये केवल भारत के मुद्दे हैं। दीज आर ग्लोबल इश्यूज, और ग्लोबल इश्यूज हैं तो ग्लोबल सॉल्यूशंस चाहिए। तो इसीलिए आपके पास 85% ग्लोबल जीडीपी यहाँ पर इकट्ठा है इन 20 देशों में। तो ये मुद्दे ज़रूर उसमें आएंगे, परंतु जो भी भारत ने मुद्दे उठाए हैं, क्योंकि जो हमारा मोटो ही है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो जो भी मुद्दे हैं उनके सॉल्यूशंस भी ग्लोबल हम उनको पेश करने वाले हैं। 9/11 वाज एन एग्जांपल कि सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं है। अचल सर, पेरिफेरीज की बात बहुत हो गई, कोर की बात अगर जो आप कर रहे थे ब्रेक में, आप मुझे बता रहे थे निशांत, कोर पे हमें फोकस करना चाहिए। वेरी क्विकली, व्हाट इज इट? देखिए निशांत, मैं ये कह रहा था कि अगर ये जो G20 है, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे जो है डिस्कस हो रहे हैं, और G20 की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उन मुद्दों पे क्या कंसेंसस बनता है या नहीं बनता। और ये मुद्दे ऐसे हैं जिसका आम आदमी की ज़िंदगी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन है। कुछ भी ले लीजिए, डिजिटल डिवाइड की बात कर लीजिए, एक्सेस टू इंटरनेट की बात कर लीजिए, ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी की बात कर लीजिए, क्लाइमेट चेंज का सीधा असर एग्रीकल्चर पे हो रहा है। हाइड्रोजन, यू राइट, हाँ, ग्रीन हाइड्रोजन, एग्रीकल्चर पे उसका कितना डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, जिसको टैकल करने के लिए हमें क्लाइमेट फाइनेंस की ज़रूरत है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। एग्रीकल्चर पे अगर एडवर्स इम्पैक्ट होता है तो फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती है। इसी तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है। तो इन मुद्दों के ऊपर जहाँ तक मेरी समझ है या जहाँ मेरी जानकारी है, एक ब्रॉड कंसेंसस बन चुका है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो एजेंडा पे है ही नहीं, लेकिन वेस्ट उसे इसलिए ला रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पे हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन एक बहुत बड़ा रोड़ा आतंकवाद का है जिसका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। G20 समिट में यह मुद्दा किस तरह से छाने वाला है? अमिताभ जी, शुरुआत आपसे, और मैं ये चाहूंगा अपने तमाम एक्सपर्ट से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको रिएक्ट करना है तो फौरन हाथ उठाइए, मैं आपके पास तुरंत आऊंगा। अमिताभ जी, शुरुआत आपसे। देखिए, भारत आतंकवाद से 80 के दशक को फेस कर रहा है और
पहले पूरा विश्व ये कहता था कि ये इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट है, वो सामने आ रहा है। लेकिन 9/11 के बाद आतंकवाद हर घर की समस्या बन गई, हर देश की समस्या बन गई। उसको अगर आप देखें तो उसको बहुत पुरजोर तरीके से उठाने की जरूरत है, और खासकर एक न्यूसेंस वैल्यू की तरह जिस तरह पाकिस्तान प्रमोट करता है इस फॉरेन पॉलिसी को ऑफ टेरर, उसको चेक करने की जरूरत है। और टेरर फंडिंग पर निशान ने पहले भी कहा हमको उस पर चेक लगाना होगा, और इंटरनेट और साथ साथ डेट रीस्ट्रक्चरिंग। चीन ने अब तक क्या किया है, जितने भी डेट दिए हैं उनके एसेट्स मोनेटाइज किया उन देशों के जहां डेट दिए हैं, उसको भी चेक करने की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान की इस न्यूसेंस पर लगाम कैसे लगेगी? आप रिएक्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि चीन तो उसके साथ खड़ा नजर आता है, एक तरह से परोक्ष रूप से आतंकवाद को सपोर्ट करता दिखता है। जितनी बार यूनाइटेड नेशंस ने भारत ने मसूद का केस उठाया है, टेररिस्ट का केस उठाया, उतनी बार चीन ने पाकिस्तान को बचाया है, चीन ने उसको रोका है और टेरर की बात को आगे बढ़ने नहीं दिया है। तो इसके लिए सबसे बड़ा रोड़ा, पाकिस्तान से भी बड़ा रोड़ा चीन है, और यही बड़ी समस्या है इंडिया। मतलब आप जो बता रहे हैं कि जो स्पॉइलर जो थोड़ी देर पहले कौशिक जी बता रहे थे वो चाइना होने वाला है। एक बड़ी खबर आ रही है समीर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, सीधे ब्रेक करिए। कल सुबह भारत पहुंचेंगे बाइडेन, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। आज रात भारत रवाना होंगे बाइडेन। बाइडेन मोदी की द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, अमेरिका भारत के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। यह बड़ी बात है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, इस कैनवस को समझना है। सर, कमला हैरिस, अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है। बाइडेन भारत में है, कमला हैरिस आसियान में है, ब्लिंकन कीव में है, और इन सब का समावेश क्या होने वाला है? अमेरिका G20 में क्या करने वाला है? भाई, अमेरिका का तो देखिए बड़ा लीडिंग रोल है G20 में, और वो ये चाहेगा कि जो की इश्यूज हैं, जैसे यूक्रेन का मसला है, उस पर कुछ इस तरह की G20 कुछ इस तरह की फॉर्मुलेशन दे जो उनकी पसंद की हो। उसके अलावा जो और ये डेट के इश्यूज हैं, फूड एनर्जी के इश्यूज हैं, इनके ऊपर जो है एक अच्छा कंसेंसस बने जिसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट हो। इसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुद्दे हैं, एजुकेशन के मुद्दे हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, इकोनॉमी इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूज हैं। अंडरस्टूड। आपका ये कहना है अमेरिका लीडिंग रोल में, सर योर टेक? जी, मैं बात करना चाहूँगा कि 42 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कहा था कि नई दिल्ली एक्शन ओरिएंटेड बात करेगी। मेरा पूरा विश्वास इस बात को लेकर के जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, जो ग्लोबल सप्लाई चेन का इशू है, और सबसे बड़ा मुद्दा जो पूरे इस सिस्टम पर हमारे यहाँ जो पूरा जो ग्लोबल साउथ है उसकी जो अपने चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ फ्यूल और फूड क्राइसिस है, ये सबसे फर्टिलाइजर का क्राइसिस है, इन मुद्दों पर ये डेली डिक्लेरेशन होगा, ये मेरा मानना है। समीर? बिल्कुल, आतंकवाद के मुद्दे पर मैं एक बार फिर आऊंगा। संजय जी, आप रिएक्ट करना चाह रहे थे। आतंकवाद को लेकर भारत और अमेरिका एक प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं, इस समिट में क्या हो सकता है, क्या मैसेज दिया जा सकता है चीन को? देखिए, भारत से बेहतर भूमि नहीं हो सकती इस मुद्दे पे विचार करने के लिए। 3 समस्याएं हैं, आतंकवाद, फंडामेंटलिज्म और इंसर्जेंसी, और इनका जब सोर्स देखते हैं तो कहीं पाकिस्तान मिलता है, कहीं चाइना मिलता है। ये तीनों है, और भारत में इस पे विचार हो रहा है। तो निश्चित रूप से भारत और अमेरिका और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जो इससे सफ़र कर रहा है आतंकवाद से, इस पर विचार होगा, और चीन इससे बच के, इसीलिए शी जिनपिंग नहीं आए क्योंकि मुद्दे ये उठेंगे। इसीलिए शी जिनपिंग नहीं आए, त्रिपाठी साहब, इसीलिए नहीं आए जिनपिंग? हाँ, इसका एक कारण ये भी था कि शी जिनपिंग के एक तो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स थी जी, और दूसरे ये आतंकवाद, विस्तारवाद, इन सब चीज़ों पर शी जिनपिंग को फेस करना पड़ता, दुनिया के सवालों को इसलिए नहीं आए। मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, आतंकवाद पे बातें हो रही हैं, आतंकवाद पे यहाँ पे बातें होंगी भी, लेकिन एक चीज़ जिसकी ओर मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और यहाँ तक कि आतंकवाद की एक वैश्विक परिभाषा तक हम नहीं दे पाए हैं। इस पर कुछ ज़्यादा काम होना चाहिए मेरे विचार। लेकिन युद्ध के खिलाफ अगर ज्वाइंट डिक्लेरेशन में कुछ होता है, आतंकवाद के खिलाफ अगर ज्वाइंट डिक्लेरेशन में कुछ होता है, तो फिर चीन और रशिया ये तो बड़े असहज हो जाएंगे। बिल्कुल, टेररिज्म को लेके शायद अपना थोड़ा रवैया बदल सकते हैं, बट हाँ, यूक्रेन वॉर के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे वो। और एक जो और टेररिज्म के ऊपर एक और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी फाइनेंसिंग रोकने की, और इसमें FATF वगैरह का बहुत अच्छा रोल रहता है, लेकिन उसको कितने टीथ मिले और कितना उसको इम्प्लीमेंट कर अशोक सर हैज अ पॉइंट एंड निनाद सर हैज अ पॉइंट ऑन दिस। अशोक सर, वेरी क्विकली। देखिए, टेररिज्म पर मैं ये कहूंगा, चीन हमेशा जो भी मुद्दे होते हैं उनके ऊपर अग्री तो कर लेता है,
बट इट नेवर वॉक्स द टॉक। Oh, yeah. मतलब जो वो मानता है उसको आगे नहीं लेकर जाता। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें, आपने कहा इसमें अमेरिका का क्या रोल होगा, तो मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे साथ भारत बैठे हैं इधर, अमेरिका और अमेरिका भारत को पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा, जो इसमें हमारा एक अच्छा डिक्लेरेशन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी अभी अमेरिकन एम्बेसडर ने एक इंटरव्यू दिया, उनसे सवाल पूछा गया कि भारत का जो रोल है रशिया के विजावी और आपके विजावी आप कैसे देखते हैं, तो उनका यह कहना था कि कई बार दुश्मन का दोस्त फायदेमंद होता है, जिससे कि अगर हम दुश्मन से बात नहीं कर रहे तो वो कम से कम बात करें। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं दैट इंडिया इज अ ब्रिज, एक पुल का काम करता है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एंड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। तो रूस के साथ अगर अमेरिका और वेस्ट नहीं बात कर रहा है तो भारत बात कर रहा है उसको, और फिर वो उनके बीच में कुछ ना कुछ वो कर सकता है। अंडरस्टूड। निराल सर, मैं कहना चाहता था कि G20 एक मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, पर जो द्विपक्षीय मीटिंग्स होती हैं वो भी जरूरी हैं। तो प्रधानमंत्री के बीच में और जो बाइडेन के बीच में जो द्विपक्षीय मीटिंग है उस बायलैटरल, उसका भी बहुत जरूरी एक अहम एंगल है, और उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जैसे हमारे को जी की इंजन दिया था, एक डॉलर ट्रांसफर की भी बात हो रही है कि एक डॉलर पाइपलाइन बाइडेन शुरू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया डॉलर से ना हटे और उसमें एक जनरस डॉलर पाइपलाइन करना चाहते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहां पर एक सवाल यह भी है कि यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से चीन रूस के साथ खड़ा नजर आया, यानी G20 में इकलौता ऐसा देश होगा जो पूरी तरह से उसके साथ खड़ा नजर आया, ऐसे में चीन के खिलाफ अगर कोई प्रपोजल आता है उसकी हरकतों के खिलाफ, तो फिर तो रूस अड़ंगा लगा सकता है। लगा सकता, जरूर लगा सकता। मुझे लगता है जो आतंकवाद का जो मुद्दा है जी, तो ये एक सामान्य मुद्दा है, ये हमारी जो राज व्यवस्था से पूरा जुड़ा हुआ नहीं है। तो जो G20 का जो असल मुद्दा है, जो भारत जिसको प्रोजेक्ट कर रहा है, जो नॉर्थ और साउथ की बात हो रही है और जो ईस्ट और वेस्ट के बीच में ब्रिज की बात हो रही है, जो हमारी राज व्यवस्था है, जिस तरह से एम्बेसडर आंचल ने कहा, जो मुद्दे हैं, जो समावेशी जो विकास है, जो समान स्वास्थ्य सेवाएं हैं, और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जलवायु पर जो सहमति बनानी है, ये गंभीर मुद्दे हैं और इसी पर चर्चा मुझे लगता है कि एक बड़ा सवाल जो हमारे मेहमान है मैं उनसे पूछा, प्लीज आंचल सर। जी अचल जी। देखिए, चाइना जहाँ जहाँ संभव है टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो हमारा प्रपोजल है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसने भी वर्किंग ग्रुप पे इसे अपोज किया है और उसने शायद बदलवा भी दिया है ऐसे कि लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हर वो मुद्दा जहाँ जो उसे सूट नहीं करता, उसकी आइडियोलॉजी को सूट नहीं करता, वहाँ वो टांग लड़ाएगा। अब रशिया की बात करी कि रशिया भी ऐसे मुद्दे में आ सकता है जहाँ चाइना को सूट नहीं करता। तो एक मुद्दा जो मेरे जहन में आ रहा है वो है जो स्ट्रेस, जो अभी हम डेट स्ट्रेस की बात करते हैं, जो लोगों के ऊपर, छोटी कंट्रीज के ऊपर जो कर्ज चढ़ रहा है और जिसे लेकर हम काफ़ी एम्फेटिकली बात कर रहे हैं, G20 में भी कर रहे हैं, G20 से बाहर भी कर रहे हैं, और ये वो चीज़ है जो चाइना को हजम नहीं हो रही है। हो सकता है वो इस इशू के ऊपर दामन क्योंकि दामदार। आंचल सर, आप जो बता रहे हैं, क्या मैं इसको बेल्ट रोड डेट बोल सकता हूं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट? लेकिन एक सवाल है सर, और मैं कौशिक सर आपके पास आ रहा हूं, क्या G20 की ये जो बैठक होगी, इज देयर एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज? इतनी मिनिस्टीरियल बैठकें हो चुकी हैं, इतने कंसेंसस चीजों पर हो चुके हैं, या ये भी पता है कि डिसएग्रीमेंट किस पर है? इंडिया विल डेफिनेटली नॉट लाइक टू स्पॉइल द पार्टी। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज अगर मैं स्पेकुलेट करूं, एक ये हो सकता है क्लाइमेट फाइनेंसिंग की सब बात कर रहे हैं। G20 ने कमिट करा था कि $100 बिलियन एवरी ईयर दिया जाएगा क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए। अभी तक $25 बिलियन दिया जा रहा है। इसमें कोई मुझे होप नहीं दिखती, बट अगर कोई आ गया, हाँ भाई 100 बिलियन करेंगे, दैट्स अ सरप्राइज वन। सेकेंड सरप्राइज अगेन G20 परस्पेक्टिव, IMF और वर्ल्ड बैंक, फॉरगेट UN USC, IMF वर्ल्ड बैंक का रिफॉर्म होना है। इनकी जो प्रैक्टिस, पहली बात इनको पैसे ज़्यादा देने हैं फॉर द डेट रिडन कंट्रीज। 60 देश ऐसे हैं दुनिया में, श्रीलंका, पाकिस्तान को आप छोड़ दीजिए, इजिप्ट, लेबनान, अंगोला, शंगोला, लैटिन अमेरिका, 60 देश हैं जो गिरने जा रहे हैं। और अगर ये देश गिरेंगे, इंस्टेबिलिटी होगी दुनिया में, आतंक बढ़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन देशों को अगर डेट से निकालने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक। आई हैव अ वेरी वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। कौशिक सर मैं आ रहा हूं, लेकिन आई एम सॉरी, आई कांट रेजिस्ट इट सर। मुझे एक बात बताइए, 3 countries गोइंग इनटू इलेक्शन इन 2024, अमेरिका, इंडिया एंड रशिया, इफ यू कॉल इट एन इलेक्शन, यूक्रेन, एक्सक्यूज मी, हाँ यू आर राइट, क्वाइट आई एग्री विद यू, बट नेवरदलेस अब मेरा सवाल ये है, इन तीनों कंट्रीज में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री तीनों के लिए इंडिया ही है। बिल्कुल। एंड हाउ डू यू रिलेट इट टू G20 देन?
देखिए G20 का जो नैरेटिव्स है, जो कुछ मुद्दे ग्लोबल इश्यूज जो उठाए गए, आतंकवाद, अलगाववाद, जातीय हिंसा, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लेकर लैटिन अमेरिका तक, यहाँ तक एशिया में भी, जैसे ही हम ये बात को समझने की कोशिश करें कि भारत के प्रधानमंत्री ने परिवार की बात कही, कुटुंब की बात कही, लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि अगर ये नैरेटिव एस्टैब्लिश होता है तो कुछ ग्लोबल इश्यूज अपने आप में ही खत्म हो जाएंगे, जिसमें आतंकवाद भी होगा और जिसमें जातीय हिंसा भी होगा। ओके सर, समीर हैज टू टेक अ ग्राफिक्स। उससे पहले कौशिक जी ने अपना एक यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे। कहना चाहता था कि टेररिज्म का अब कुछ विस्तार होना चाहिए। इसमें साइबर जुड़ गया है, इंटरनेट जुड़ गया है, क्रिप्टो करेंसी जुड़ गई है, और टेररिज्म की डेफिनेशन, बंदूक वाला आतंकवाद था वो पाकिस्तान केंद्र था, लेकिन जो डिजिटल आतंकवाद है वो चाइना है, और हमको इस रूप में चाइना को पेश करना होगा। वेरी वैलिड पॉइंट। सर, वी आर कमिंग टू यू। समीर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, इस पॉइंट को यहां से हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, दुनिया नए सिरे से दो गुटों में बढ़ती नजर आ रही है आज की तारीख में, मगर भारत आज भी न सिर्फ तटस्थ है बल्कि शांति की स्थापना में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। भारत की स्वीकार्यता, उसकी एक्सेप्टेंस हर गुट में, हर बड़े मंच पर भारत की बेहद अहम भूमिका कैसे है ये देखिए। 190 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सदस्यता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि, भारत की इमेज, और उसमें जो मजबूती नजर आती है। दो खेमों में बटी दुनिया के बीच विश्वास का सेतु बनता नजर आ रहा है भारत। भारतीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा दिया जा रहा है, भारतीय कंपनियों को वैश्विक मंच पर ताकत मिलती दिख रही है। भारत अब भी गुट निरपेक्षता की नीति पर कायम नजर आ रहा है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे नजर आती है वो ये कि दो गुटों में आज जिस तरह से पूरी दुनिया बंटती नजर आ रही है, भरोसे के पिलर के तौर पर, भरोसे के सेतु के तौर पर आज भारत की भूमिका नजर आती है। इसे कैसे देखते हैं? निश्चित ही देखिए, भारत ने जो अपनी भूमिका रखी है और भारत ने जो अपना पक्ष रखा है जी विश्व के हर एक पटलों पर, उसमें वो कहीं भी तटस्थ शब्द का मैं प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि तटस्थ की अपनी एक परिभाषा है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में तटस्थ होना बड़ी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो हम तटस्थ नहीं रहे। हमने हमेशा से जो गुणवत्ता के आधार पर एक निर्णय लिया, गुणवत्ता के आधार पर हमने एक अपना पक्ष रखा है, और इस चाहे कोई भी विषय हो, अभी आपने आतंकवाद की बात रही, चाहे उसके पहले जो यूक्रेन का जो संघर्ष चल रहा है उसकी बात हो, चाहे बाकी टेरर फाइनेंसिंग से लेकर जहां तक नॉर्थ साउथ डिवाइड से लेकर, हर एक में हमने ये नहीं रखा कि हम एक ट्रेड यूनियनिज्म करने जा रहे हैं। हमने रखा कि क्या आवश्यकता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी की बात वसुधैव कुटुंबकम की होती है, साथ साथ मानव कल्याण की बात हमारी परंपरा में है। बिल्कुल, तो हम हमेशा मानव कल्याण की बात करते हुए अपने परंपरा को आगे बढ़ाए हैं। उसमें आर्थिक बातें भी आती है और उसमें सांस्कृतिक बातें भी आती हैं। लेकिन यहाँ पर आतंकवाद को लेकर सर आप हाथ उठा रहे थे। आज की तारीख में दुनिया को एक शांति की राह दिखाता हुआ भी नजर आता है भारत, शांति के पक्षधर देश के तौर पर तटस्थ भूमिका के साथ। देखिए, एक चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि भारत के जो नॉर्मेटिव वैल्यूज जो है ना वो काफी स्ट्रांग है, और उसी पे भारत कायम है। भारत केवल अपना फायदा नहीं देख रहा है बल्कि ग्लोबल लेवल पे देख रहा है कि क्या फायदा होता है। और टेररिज्म की बात अगर हम जोड़ना चाहें यहाँ पे, तो देखिए, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, भारत हो, सबके सब ने फेस किया है। तो अगर इस तरह की मुद्दा अगर उठता है, कोई कंसेंसस बनता है, तो चाइना और रशिया को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर इस तरह का कोई कंसेंसस आता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि सबने फेस किया और फेस करता रहेगा। चाइना भी अपने वेस्टर्न पार्ट में, आप लेकिन चाइना तो पाकिस्तान के लिए ढाल बनकर खड़ा नजर आता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ढूंढना होगा कि टेरर फंडिंग का सोर्स क्या है। अगर चाइना है तो चाइना के अगेंस्ट में भी बात होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। होगी, आपको लगता है? हो सकती है, लेकिन हो सकती है। अगर कोई कंसेंसस बनता है तो एक्सेप्ट करना हो। टेरर फंडिंग जो एक काइंड ऑफ टेरर फंडिंग वो है जिसको हम अभी जिक्र कर रहे हैं, और एक काइंड हम देख रहे हैं हिडन टेरर फंडिंग जो बहुत पेनिट्रेटिव लेवल पर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, G20 समिट के बीच भारत से संबंधों पर ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का बयान। भारत यूके रिश्ते से तय होगा भविष्य। लीजिए, दोनों देशों के भविष्य द्विपक्षीय संबंधों पर निर्भर। पीएम सुनक का पहला आधिकारिक भारत दौरा है, यह हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक क्विक रिएक्शन सर। ऋषि सुनक की हम बात कर रहे हैं, हम अलग अलग ग्लोबल इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं। यूरोप जो है वो सिंक कर रहा है, मैं एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूं, और वो प्योरली टूरिज्म के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं। क्या भारत वो ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट कर रहा है? भारत में बहुत बड़ी क्षमता है इस चीज़ की, पर
है कि अभी जो है एक तरह से भारत के खिलाफ बहुत सारे नेगेटिव यूरोप में इमेज बनाई जा रही है, ख़ास तौर से मोदी जी का नाम लेकर कि मतलब राष्ट्रवादी अंधराष्ट्रवादी हैं। और एक तो मैंने क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ कि जो यूरोपियन इसमें जो आते हैं भारत के बारे में, तो एक तो भारत को अपनी इमेज जो है उसको करना चाहिए। अभी जैसे अभी भारत का नाम ही आया था कि बदल रहे हैं, आज बहुत जगह हेडलाइंस हैं, तो क्या हुआ? You're right. मतलब इमेज चेंज की जरूरत है। सर सवाल खड़ा ये होता है, जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमीज की, जब हम बात कर रहे हैं अमेरिकन इकोनॉमीज की, तो हर जगह श्रिंकेज दिखाई दे रहा है। अब भारत की इकोनॉमी अपस्विंग पर है, लेकिन कैन वी लीड द पैक? एक्चुअली हमको देखना चाहिए एशियन कंटेस्ट में, क्योंकि हमारा इमीडिएट जो फ्यूचर है, इमीडिएट जो पॉलिसीज इन आवर नेबरहुड व्हिच इम्पैक्ट्स अस, जैसे आसियान फॉर एग्जांपल, आसियान उसी के कंट्री के साइड में जितने भी इशूज़ जो रीजनल इशूज़ है उसी में हमको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया। चाइना एक्चुअली इट रियल प्रॉब्लम। चाइना जो पॉलिसीज़ है, ऑल पॉलिसीज़ आर अंडर सस्पेक्ट, ये क्लीन नहीं है। फॉर एग्जांपल साउथ चाइना सी में समथिंग कॉल्ड द सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी, लाइक 2 कदम आगे बढ़ो, फिर एक कदम पीछे आ जाओ, और फिर अगेन मूव फॉर द। सो दिस स्ट्रैटेजी इज वेरी ओरिंग फॉर चाइना पे थोड़ी देर पहले सर एक पॉइंट आप मेंशन कर रहे थे, प्लीज गो अहेड सर विद दैट पॉइंट। इसी अभी ये लग रहा है कि जिस तरह से इंडिया को यूएस ज़्यादा प्रमोट करना चाहती है और चाहती है कि अंतर्राष्ट्रीय लीडरशिप इंडिया ले, उसमें ये लगता है कि यूएस चाहती है कि चाइना को काउंटर करने का जो परिस्थिति है, जो अरेंजमेंट है, उसमें इंडिया का रोल बहुत बड़ा हो। इंडिया क्वाड में काम कर रही है चाइना को काउंटर करने के लिए हर तरह से, तो इंडिया को ये देखना है कि वो किसी खेमे में ना पड़ जाए, अपना इंडिपेंडेंट खेमेबंदी ना हो। यहाँ पर निशांत एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। ऋषि सुनक का एक और इंपॉर्टेंट बयान आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि खालिस्तानियों की जो समस्या है ब्रिटेन के अंदर, हम उनके कट्टरवाद पर लगाम लगाएंगे और इस समस्या का सलूशन भारत के साथ मिलकर ढूंढा जा रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ज़रूरी कदम है। वहाँ पे जो खालिस्तानियों को खुली छूट मिली थी उसके ऊपर लगाम लगाना ज़रूरी था, और मेरे को लगता है ये एक पॉइंट भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने किया था। जब कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ आता है तो कुछ डिलीवरेबल्स होते हैं, उसमें से एक था। पर ब्रिटेन के साथ जहाँ तक बात है, ब्रिटेन के साथ वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, छठी, और इंडिया 5वीं है, और हमारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो अब होने वाला है ब्रिटेन के साथ। देखना ये होगा कि ऋषि सुनक वॉक द टॉक करते हैं। इंडिया को चाहिए कि हमारे लोग वहाँ ज़्यादा काम करें, तो अगर वो उस पर कंसेशन देते हैं तो ये जो रेटरिक है उसका कुछ सब्सटेंस होगा कि हमारे फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल जो इंडिया चाहती है ब्रिटेन के साथ हो। अगर उस पर ऋषि सुनक वॉक द टॉक करते हैं तो मेरे को लगता है कि कोई पॉजिटिव निकलेगा, वरना अभी थोड़ा सा रेटरिक के लेवल पे रहेगा। बिल्कुल, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश की गई है, कम से कम बयानों में ये तो नजर आ रहा है। अब इस पर आगे क्या बात होती है, क्या सलूशन निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच देखिए एक अहम खबर आ गई है निशांत। भारत पहुंचे मॉरिशस के पीएम प्रविंद जुगनाथ। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ है। G20 समिट में मेहमान देश के तौर पर मॉरिशस शामिल हुआ है, और ये देखिए प्रविंद जुगनाथ पहुंच चुके हैं इंडिया और उनका स्वागत हुआ है। तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन भी किए गए हैं ताकि जो हमारे मेहमान हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं वो भारत की संस्कृति से भी वाकिफ कराए जा सके निशांत। और अपने आप में बड़ी खूबसूरत इसमें एक बड़ा टेक है जो कि मैं जानना चाहूंगा सर। मैं एक बड़ा बेसिक, बड़ा ही जिसको कहा जाए बड़ा ही कॉमन सा सवाल पूछ रहा हूं। ये जो G20 हम कर रहे हैं, भारत का जो सबसे निचला तबका है, बॉटम ऑफ द पिरामिड, उसके लिए इससे क्या मिलेगा? बहुत कुछ। पहली बात तो जिस तरह से हमारी ग्रोथ हुई है उसका ट्रिकल डाउन मिलेगा। आप को बता दूं कि कल ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार G7 का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड जीडीपी में इस साल भारत के इकलौते कंट्रीब्यूशन से कम रहेगा। That's a big thing सर, आप जो बता रहे हैं। लेकिन सर योर टेक सर, गुड। मैं 3 बातें जोड़ना चाह रहा हूँ, खासकर G20 के एजेंडा और मैंडेट को लेके। पहली बात की जो डिवीज़न है वो है जस्टिस कैंप और पीस कैंप में।
भारत जस्टिस कैंप के साथ खड़ा है, क्लाइमेट जस्टिस की बात करता है, फूड सिक्योरिटी की बात करता है, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की बात करता है। अब दूसरा जो डिवीजन है वो है गोल्स एंड वैल्यूज़ का, कि एक लिबरल डेमोक्रेसीज हैं जो वैल्यूज़ की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, एक गोल्स की जो चाइना लीड करता है। और निश्चित रूप से पोलराइजेशन साफ है कि चाइना रशिया ऑथोरिटेरियन रिजीम है, रॉक स्टेट्स हैं कंपैरेटिवली, और लिबरल डेमोक्रेसीज के खिलाफ खड़े हुए हैं। जो तीसरी बात है, जो सबसे बड़ा मुद्दा इसमें जो आ रहा है कि युद्ध से सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा है? सफ़र कर रहा है ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज़ हैं, भारत है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, ये सब कंट्रीज़ हैं। अब युद्ध को कौन रोकना चाहता है? कुछ कंट्रीज हैं जिसमें चीन भी मैं शामिल करता हूं। संदीप जी ऐड करना चाह रहे हैं। संजय जी, मैं आपको माफ कीजिएगा, थोड़ा सा रोक रहा हूं। संदीप जी, भारत आज की तारीख में तमाम बड़े मसले जो हैं वो हल करने की कुव्वत रखता है, लेकिन भारत की स्वीकार्यता को लेकर क्या भारत जो कर सकता है आज की तारीख में वो करता हुआ नजर भी आ रहा है? एक्सेप्टेंस भारत की आप कैसे देखते हैं G20 देशों में? दूसरे समीर जी, भारत की स्वीकार्यता के पीछे एक आधार है, एक ग्राउंड है, क्रेडेंशियल है। वो मैं आपको दो चीज बताना चाहूँगा। जब पूरी दुनिया जो वैश्विक पूरा जो हमारा वो है पटल है, वो कोविड के महामारी से जूझ रहा था, उस समय हिंदुस्तान ने वैक्सीन मैत्री लॉन्च किया, और ये लॉन्च नहीं किया, दुनिया के 100 देशों को मैक्सिमम रूप से सप्लाई किया, पहला। दूसरा, अभी हमने फरवरी 2023 में देखा उसमें कि उस समय हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया, और ये ऑपरेशन दोस्त टर्की और सीरिया पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया। तो भारत की जो स्वीकार्यता है वो इसलिए भी है कि हम जमीन में आकर के दुनिया को सिर्फ मैसेज नहीं देते, बल्कि एक वर्क करते हैं, एक्शन करते हैं। लास्ट में कहना चाहूँगा, जो ध्रुवीय मॉडल है दुनिया का, इस ध्रुवीय मॉडल से हट करके भारत लो पॉलिटिक्स की बात अभी राजन सर कर रहे थे कि हम क्लाइमेट फाइनेंस पर जोर हमारा रहता है, ग्लोबल सप्लाई चेन पर रहता है, और क्राइसिस जहाँ पर युद्ध हो रहे हैं वहाँ पर हम कहते हैं बी आर द सिटिंग ऑन द साइड ऑफ पीस। तो इसलिए स्वीकार। क्या बात है, दिग्गज राजदूतों के महामंथन में देखिए कितनी बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है। जी, भारत की एक्सेप्टेंस कैसे देखते हैं आप? देखिए, बाकी दुनिया अभी तक जो दिखाई दी दमनकारी जी, और हम अमन के पुजारी हैं। दोनों के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका ने लोकतंत्र का भी अगर ये आगे बढ़ाने की कोशिश की तो उसमें भी बल था, उसमें भी धूर्तता थी, लेकिन भारत का लोकतंत्र का जो प्रवृत्ति है वो स्वाभाविक है, सबको जोड़ने की है, एक परिवार में बांधने की है। इससे दुनिया का सारा समीकरण बदल। और मुझे लगता है ये अंतर अब दुनिया को समझ भी आ रहा है। रविंदर जी। जी हाँ, डेफिनेटली इस समय दुनिया इतनी उथल पुथल में है। कोई कह रहा था कि जैसे स्टॉर्म है, ओशन में है, मैं कहता हूँ दुनिया में नया मैट्रिक्स बन रहा है। इस समय दुनिया को कॉमन सेंस, सद्बुद्धि, प्लेन स्पीकिंग चाहिए। कोई देश सद्बुद्धि, कॉमन सेंस की बात नहीं कर रहा। ओके, अगर आप देखें कोई नहीं कर रहा है, अब हम कर रहे हैं, और डेफिनेटली हमारी लेगेसी है, हमारी वैल्यूज हैं, पीछे गांधी जी से लेकर विवेकानंद, टैगोर जी से ये सब है, राइट? ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है। आप जो बता रहे हैं, एक इनिशिएटिव जो है वो भारत पुश ओवर कर रहा है, काफी पुश ओवर नहीं बल्कि काफी ज्यादा आगे लेके आ रहा है, वो है अमेलगमेशन ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज। और इसको लेकर हमारे पास एक डिटेलिंग है, जरा लेकर आइए, यहां पर दिखाइए वो ग्राफिक्स, यहां पर किस तरीके से वो भारत G20 में अफ्रीकी संघ के 55 देशों को स्थायी सदस्यता देने की जोरदार वकालत कर रहा है। इससे नई वैश्विक व्यवस्था बनाने की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अफ्रीकी देशों की सदस्यता के समर्थक मोदी अफ्रीकी संघ में कुल 55 देश शामिल। अफ्रीका में तेजी से विकास वाले 6 देश, AU जुड़ा तो अफ्रीकन यूनियन जुड़ी तो G20 बनेगा। 80% आबादी की आवाज अफ्रीका के संसाधनों पर विस्तारवादी चीन की नजर है। चीन के खिलाफ भारत की कूटनीतिक ये कदम है। लेकिन एक मेरा सवाल यहां पर है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, सर आपसे भी आ रहा हूं मैं आपके पास। अगर हम बात करें अफ्रीका में क्रिएटिंग अ डिसरप्शन, G20 इज ऑन वन साइड, दोनों के गोल्स अलग हो सकते हैं। देन वी हैव ब्रिक्स ऑन वन साइड, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतने सारे सेंटर्स बनते जा रहे हैं, और हर सेंटर में अगर हर कोई आ गया देन हाउ आर दे प्रोसीडिंग फर्दर? देखिए, सेंटर्स की बात नहीं, जो छोटे समूह के जो निकले हैं, कई जिसे कहते हैं मिलीलैटरलिज्म और मल्टीलैटरलिज्म का एक नया स्वरूप जो आया है, इसमें अगर आप देखेंगे तो एजेंडा लगभग सामान्य सबका है, बराबर सबका है। मुद्दा आता है किस तरह से इसे कार्यान्वित किया जाता है और किस तरह से, किस इंटेंसिटी से, किस जोर से इसे आगे ले आया जा सकता है, और किस तरह से हम इस पर ज़्यादा केंद्रित करते हैं, नए इनिशिएटिव्स लेते हैं। ब्रॉड भले ही वो एजेंडा हो,
लेकिन उसके जो डिफरेंट माइनर जो छोटी छोटी बातें होती हैं जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है वो आवश्यक है। अब देखिए उदाहरण के तौर पर अभी हम G20 पर आते हैं और अपने अभी अफ्रीका की बात की थी। अभी हमने चंद्रयान मिशन किया, साथ साथ अभी हमने सोलर मिशन भी किया। अब इस बार जो हमारा इनिशिएटिव है, हमारी जो भी स्पेस एसेट्स है, हमारी जो नॉलेज है, प्रधानमंत्री जी उसे बाकी देशों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव यह भी होने जा रहा है। दूसरी चीज बता रहा हूं, क्विक रिएक्शन इसमें बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, साइंटिफिक एडवाइजर्स की एक मीटिंग इसमें हो रही है। अभी इसमें जो विज्ञान है, आप आर्थिक प्रगति की बात करें, कुछ भी हो, तो एक विज्ञान के जो सलाहकार हैं वो आपस में बैठने जा रहे हैं। अंडरस्टूड। लेकिन मेरा एक सवाल ये है मैम, पूरी दुनिया भारत को एज अ कंज्यूमर देख रही है, राइट? ये इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत भी कुछ पॉकेट्स को एज अ बिजनेस एडवांटेज के तौर पर देख रहा है। ये G20 हु विल स्ट्राइक? दुनिया जो कि भारत की तरफ देख रही है या भारत जो कि दुनिया की तरफ देख रहा है? मेरा मानना है कि इसमें दोनों की तरफ से होगा, म्यूचुअली बेनिफिशियल एक आउटकम निकालने की कोशिश होगी। डेफिनेटली इंडिया को मार्केट की तरह देखा जा रहा है, लेकिन इंडिया को वॉइस ऑफ रीज़न भी देखा जा रहा है एंड वॉइस ऑफ फाइंडिंग द राइट पाथ फॉर द फ्यूचर। तो इसलिए वो भी एक इसमें इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इंडिया के लिए भी जो हम मेक इन इंडिया करना चाह रहे हैं और जो डिफेंस कोलैबोरेशन और सिक्योरिटी कोलैबोरेशन दूसरे कंट्रीज़ के साथ करना चाह रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ भी, तो इसके लिए एक नया एक डायरेक्शन मिलेगा G20 में। अंडरस्टूड। कमिंग टू यू सर, आपके पास मैं आ रहा हूँ सर। कमिंग टू यू सर। हाँ, मेरा भी विचार मंजू जी से मिलता जुलता है कि हम कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम भी दे सकते हैं, सिर्फ मार्केट नहीं है, कंज्यूमर नहीं है, हम भी दे सकते हैं दुनिया को। 50 से कम देश आज डिजिटल इकोनॉमी को मानते हैं और हम इसमें लीडर हैं। हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम स्टार्टअप के माध्यम से इन देशों की मदद कर सकते हैं। हम हेल्थ की स्कीम की वजह से मदद कर सकते हैं। किसानों को जो हमने आई एग्री सर। अभी प्रधानमंत्री जी का दौरा था और मैं वहां पर देख रहा था अमेरिका में देयर इज नो डिजिटल पेमेंट, इधर इट इज कार्ड और कैश, नो डिजिटल पेमेंट। और निशांत, यहाँ पर मैं बस एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। यूपीआई को एक ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जितने भी डेलीगेट्स आ रहे हैं G20 के, उनके अकाउंट में, यूपीआई अकाउंट में 1000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इनिशियल ट्रांसफर हो रहा है ताकि वो जब बाहर निकले, खरीदारी करें तो यूपीआई से पेमेंट। क्या बात है। ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज आई थिंक। प्लीज गो अहेड। और इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है, जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें, उसका हमें रुख करना होगा क्योंकि तमाम देशों के डेलीगेट्स भारत पहुंच रहे हैं और मोदी बाइडेन की बैठक पर एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन युद्ध पर भी हो सकती है बातचीत, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। युद्ध से बदलते हालात पर भी चर्चा संभव है। TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में थोड़ी देर पहले हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे और मोदी बाइडेन बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है। सज्जनहार साहब, इस पर जल्दी से आपका एक क्विक रिएक्शन चाहूंगा। क्या हो सकता है युद्ध का जहां तक सवाल है? देखिए, अभी जून में हमारे प्रधानमंत्री वहां पर गए थे, इसके ऊपर बहुत बातचीत हुई थी जो कैसे युद्ध को खत्म किया जाए। और अब इसके बाद हालात जैसे बदलते रहे हैं, हमने देखा है यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव वहां पर हुआ है और ये राष्ट्रपति बाइडेन को पूरा मालूम होगा जो वहां पर हालात कैसे बदल रहे हैं। तो वो प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ करेंगे और इस युद्ध के बारे में बताएंगे और शांति की आगे चलते हुए क्या संभावनाएं हैं, ये मेरे विचार से दोनों जो नेता हैं वो एक दूसरे से जब मिलते हैं तो उसके ऊपर बातचीत करें। बिल्कुल, लेकिन बाजार की भी बात हुई और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी कि भारत पिछले 10 सालों में अमेरिका और चीन को पछाड़ते हुए सबसे बड़ा रिटर्न देने वाला बाजार बन गया है। इस उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं और आने वाले वक्त में हम किस तरफ आगे बढ़ते हुए दिखते हैं? देखिए, पहले हम बाजार थे, अभी भी बाजार हैं, लेकिन अब बाजार में और तब के बाजार में क्या अंतर है? हम मेक इन इंडिया पे एम्फसाइज कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम एप्पल फ़ोन खरीदेंगे नहीं, आप मेरे यहाँ बनाइए, उसको दुनिया में बेचिए, हम भी खरीदेंगे। तो ये एक आमूल परिवर्तन आया है भारत के ओरिएंटेशन में और विश्व भी ये समझने लगा है। जैसे जी ने अपने इंजिन्स को भारत में बनाने का एक डिप्लोमेटिक कू था भारत के लिए, जो किसी भी देश को नहीं किया गया। तो तब के बाजार में और अब के बाजार में ये बहुत बड़ा अंतर है और जिसको स्पष्ट कर रहा है भारत के। मैं आपकी पॉइंट में एक चीज जानना चाहूंगा यहां पर और जो मैं राजन सर से पूछूंगा। 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, G20, 80% ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट, लेकिन सारी कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रही हैं। हमने एक ब्रेक थ्रू किया कि इसको एक रूटीन नहीं बनाया। क्या हम इसके आउटपुट
जो इससे निकल कर आता है उसको भी रूटीन से कुछ अलग कर पाएंगे? देखिए यहाँ पे जो आपने बात की बाजार की, तो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट बराबर आ रहा है G20 के माध्यम से कि ये जो संस्था है और अभी कन्वर्ट करना है कि भारत या अफ्रीकन देशों को बाजार के रूप में नहीं देखा जाए, जो कि चीन करने की कोशिश कर रहा है। आप वहाँ से रिसोर्सेज ले रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस नैरेटिव को प्रधानमंत्री ने बदलने की कोशिश की है। और अभी जो इम्पोर्टेंट, जो आपने 60% जो पॉपुलेशन की बात की, तो जो G20 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पे जो मॉडल है, वहाँ पे जो डोमिनेंट नैरेटिव है डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी एंड डेवलपमेंट का मॉडल है। सॉरी आपको रोकूंगा, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है G20 समिट पर। एक और बड़ी जानकारी, ब्रेक करिए। समिट में देश के 500 व्यवसायी होंगे शामिल, ये बड़ी बात है। 500 व्यवसायी होंगे शामिल। हालांकि अमेरिका में भी मैंने ये चीज देखी थी, और मैं सीधे ये सवाल अशोक सर से पूछूंगा। अब ये एक हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही मीन्स बिजनेस, और मुझे याद है उनका वो वर्ड कई साल पहले कि मैं गुजराती हूं, मुझे धंधा करना आता है। तो यहां पर भारत के लिए कितना बिजनेस आएगा? देखिए, मेरे विचार से अगर बायलैटरली देखा जाए तो देशों के साथ वहां पर उनकी बिजनेस डेलीगेशंस आएंगी, ऋषि सुनाक के साथ आएंगे, राष्ट्रपति बाइडेन के साथ आएंगे, तो बायलैटरल डील्स हो सकती हैं। पर एट द लेवल ऑफ G20 मेरे ख्याल से नहीं होगा। परंतु अगर आप इजाजत दें, मैं एक शब्द उसमें और कहूंगा, और वो है जब आप पूछ रहे थे जो भारत को दुनिया कैसे देखती है। देखिए, इंडिया टुडे इज लुक्ड अपॉन एज अ पार्टनर ऑफ चॉइस। सभी जो देश हैं, मैं अभी था यूरोप में, सभी जिनसे मैं मिला वो सभी कुछ ना कुछ भारत के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि भारत की छवि मेरे विचार से बहुत अच्छी हुई है। आप IMF को देखिए, वर्ल्ड बैंक को देखिए, आप और जो इंटरनेशनल, वो कह रहे हैं इंडिया इज अ रे ऑफ होप। जब और जगह पूरी तरीके से आर्थिक व्यवस्थाओं में ग्लूम और अंधेरा है, तो भारत एक एज अ रे ऑफ होप, इट इज शाइनिंग एज अ ब्राइट स्पॉट, किरण बनकर उभरता हुआ नजर आ रहा है भारत। आपने गुजराती का जिक्र किया थोड़ी देर पहले, गुजराती हमारे साथ मौजूद हैं। भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है आज की तारीख में विश्व में। ग्लोबल इकोनॉमी में भारत के दबदबे को आज आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात, चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है और भारत एक डोमेस्टिक कंजम्पशन इकोनॉमी। हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, उसको हम जो शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो दिलचस्प है कि मेक इन इंडिया से आप हमारे मार्केट को भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और अगर आप मेक इन इंडिया करते हैं तो हम एक्सपोर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो पहला पहलू ये है। दूसरा पहलू होता है कि जब आप कहीं पे भी पूंजी निवेश करते हैं तो आपको क्रेडिबिलिटी चाहिए होगी कि आपका पैसा सेफ है। तो इंडिया का जो फाइनेंशियल सबस्ट्रक्चर है वो रिलेटिवली अगर और कंट्रीज से आप कंपेयर करें जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं उसमें अच्छा, अभी मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई थी जो दुनिया की बहुत बड़ी बैंक है, जिसने इंडिया को इमर्जिंग मार्केट का नंबर 1 टारगेट चूज किया था। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज से 25 साल पहले जब चाइना ओपन हुआ था तो चाइनीज लीडर ने एक बात कही थी जो मेरे को लगता है भारत पे भी अप्लाई होती है कि कीप योर प्रोफाइल लो एंड बाइड योर टाइम। हमने अपनी तूती थोड़ी कम बजानी चाहिए और अपना जो लेकिन आप जो बता रहे हैं, मैं बिजनेस के लिहाज से एक सवाल यहां पर पूछूंगा सर। वही अमेरिकन एम्बेसडर, G20 से पहले उनका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा कि अमेरिका या दूसरी कंट्रीज भारत में अगर इन्वेस्टमेंट सोचती हैं तो 10 साल का फ्यूचर देखते हैं, और जो CEOs हैं उनके अंदर वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए कि वो 10 साल का फ्यूचर देखें। क्या हम वो सिक्योरिटी उनको दे पा रहे हैं? मेरे ख्याल से इस बारे में काफ़ी प्रगति हुई है, और आज जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं वो सामरिक तौर पर आ रहे हैं, जिसमें कि 10 साल का परिप्रेक्ष्य या उससे भी लंबा परिप्रेक्ष्य बताया जा रहा है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि BP की रिपोर्ट है, ब्रिटिश पेट्रोलियम की, जो कि बड़ी प्रमाणिक मानी जाती है। वो कहते हैं कि एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में, वो अगले 15 साल में विश्व में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। That's a big thing. दूसरी ओर मैं कुछ एक और निगाह आपके देना चाहता हूँ। भारत का जो कंट्रीब्यूशन है वो छुपा नहीं है। कई चीज़ों में हम बड़े अनूठे तरीके से योगदान दे सकते हैं। लो कॉस्ट सॉल्यूशंस, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, UPI, और सर हमें बचना भी होगा रेड टैपिज्म से। समीर, एक सवाल और सर, क्या ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूं, मैं थोड़ी सी लाइन स्टेप ओवर कर रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड G20, प्राइम मिनिस्टर मोदी एज अ स्टेट गेस्ट, क्या दुनिया को समझ में आ रहा है दैट दिस मैन हैज द मैंडेट ऑफ द पीपल एंड मैसिव मैंडेट एंड ही हैज द फ्यूचर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा
कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैंडेट है, और तभी देखिए विश्व स्तर पे अगर हम बात करें तो आप देखिए वहाँ भी हर जगह एक्सेप्टेंस है। एक बोल्ड लीडर की तरह उभर के आए हैं विश्व स्तर पे हम देखें तो। दूसरी एक अहम बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उन चीज़ों को भी देखे, छोटे छोटे देश जो हैं जहाँ पे ये जो G20 में डिस्कशन हो रहा है, जैसे एनर्जी इशू एक हम ले लें कि एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए ना जो बात करें कैसे फुलफिल करेंगे। कुछ छोटे देश, जैसे एग्जांपल मैं मंगोलिया का लूँगा आपके पास, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं लेकिन अनएक्सप्लोर्ड है, पता ही नहीं है किसी को। 170 बिलियन टन ऑफ कोल वहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, अनएक्सप्लोर्ड पड़ा हुआ है, चाइना वहाँ से ले रहा है। मोदी जी ने क्या किया कि जब 2015 में उनकी विजिट हुई थी उस समय उन्होंने $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट का अनाउंसमेंट किया था। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, द टाइम हैज कम टू वाइंड इट अप। समीर सर, थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जोरदार तालियों के साथ थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन ये जो हमारा एक कोशिश है, एक प्रयास है, वी वर द फर्स्ट वन जो दिल्ली में बस लेकर निकले और आपके सामने हमने बताया कि दिल्ली कितनी तैयार है और हम कितने तैयार हैं, एंड दिस इज एपिक जो हमने किया है। वी विल कीप गेटिंग दिस, हम ऐसे और इनिशिएटिव्स लेके आएंगे। समीर, G20 is on and so are we। बिल्कुल, और TV9 भारतवर्ष पर खास पेशकश का यह सिलसिला आने वाले वक्त में भी जारी रहेगा। पिछले 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और यकीन जानिए हमने अभूतपूर्व तैयारियां की हैं। ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं और भारत का जो दबदबा है वो पूरी दुनिया के सामने आज किस तरह से नुमाया हो रहा है, ये हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने भी बखूबी आपको बताया।